है कि यह क्लास वही लोग देखेंगे जो यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सीरियसली वही पूरा देखेंगे जो वाकई में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और जिनको पेपर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि पेपर फर्स्ट को हम कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें कि हम क्वालिफाई कर लें। हमें नेट क्वालिफाई करना है और पेपर फर्स्ट में हमें बहुत समस्या होती है और पेपर फर्स्ट ही हमें जो है थोड़ा सा समझ में आ जाए, जिससे हम पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लें और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो साथियों, मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्रयास कर रही हूँ, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है 2018 से अभी तक का। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि पेपर फर्स्ट को कैसे पढ़ें, पेपर फर्स्ट की बुक कैसे हम उठाएं, उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी मीडियम में। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ 2024 एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईएमसीक्यूज लेकर आए हैं। पीवाईएमसीक्यूज क्यों लेकर आए हैं? पीवाईएमसीक्यूज हमें बताएंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, और बहुत ही नज़दीकी पेपर्स के मैं पीवाईएमसीक्यूज लेकर आई हूँ 2023 के। ठीक है, बहुत पीछे के नहीं, 2023 के लेकर आई हूँ, जिनके वहाँ से हम माध्यम से जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे प्रश्न बनते हैं, और बस हमें वैसे ही तैयारी करनी है। कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटजी ही हमें सफलता प्रदान करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारे तरीके, हमारी क्लासेस पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, मैंने जो टॉपिक लिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, फर्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की। हम सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे आज की क्लास में कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, बाकी आगे जो क्लासेस आती रहेंगी उनमें हम स्ट्रेटजी शेयर करते रहेंगे, कितने घंटे टाइम देना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना जो है हमें पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते रहेंगे। तो बस आपको लास्ट तक सारे क्वेश्चन देखने हैं, उस पर जो भी हम डिस्कशन करना है करेंगे वो उसको सुनना है। ठीक है, जो आपको हो सकता है कुछ नए विचार, कुछ तथ्य दें जिससे आप पेपर फर्स्ट को अच्छा कर सकें। मेन उद्देश्य है पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना। ठीक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में जब अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और जीआरएफ कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर जो है हिंदी साहित्य या आपका जो भी है सब्जेक्ट है उसको तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है। अब आप प्रश्न को समझिएगा, 2023 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को समझिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न कैसे बनता है। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। जैसे अभी आपको लगता है कि आपको पता नहीं है पेपर फर्स्ट में क्या है, हो सकता है कल आप भी गाइड करने लगे। जब आप अध्ययन करेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो स्टार्टिंग में जो हमारे साथ जुड़े थे तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, बट हमने दोनों ने प्रयास किया, मतलब हमने कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई, उन्होंने समझा और आज अच्छा कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं दूसरों को। आप भी कर सकते हो, और इसीलिए तो पढ़ना है। नेट जीआरएफ कौन क्वालिफाई करता है? जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, जिसको, क्योंकि यही तो मेन उद्देश्य है हमारा, है ना। हम सीखेंगे और फिर सिखाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो विद्यार्थी है उसको पहले चुनौती दी गई है। अब चुनौती जब वो स्वीकार कर लेता है और उनको अपने हिसाब से बना लेता है, उन चीज़ों को फेस कर लेता है, उन चुनौतियों को जो है चुनौतियों को स्वीकार करके उनको मिटा देता है, उस समस्या का समाधान कर लेता है, तो क्या होता है, उसको सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है कि अकेले जूझने दिया जाता है, उसको आवश्यकता अनुसार सहायता भी दी जाती है। लेकिन जब वो चीज़ें अनुकूल बना लेता है तब वो जब जो सहायताएं दी गई हैं वो सभी हटा ली जाती हैं। तो ऐसा कब किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले एक विद्यार्थी है, उसको क्या किया गया, उसको चुनौतियाँ दी गई, समस्या दी गई। अब जब वो समस्या को सॉल्व कर रहा है तो उसको समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हेल्प भी की जा रही है, सहायता भी दी जा रही है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करना है, फिर आपको चुनौती लग रही है कि कैसे करें, क्या करें, तो आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए गए, कुछ पीडीएफ दे दी गई, कुछ बुक्स बता दी गई, आप करिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आप जो है आप समझने लगे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताएं क्या हैं, स्तर क्या है।
ठीक है, सारी चीज़ें। तो अब आप समझ चुके हैं सारी चीज़ें, तो आपकी जो सुविधाएँ दी गई थी, उसने वापस ले ली। जिसने कहा था मेरी बुक से पढ़ लीजिए, उसने कहा भैया अब तो तुम समझ गए हो, अब प्रोफ़ेसर बन चुके हो, अब मेरी बुक्स हमें दे दो, हटा दी गई हैं। तो क्या हुआ? अब ये जो है किस में आएगा? पश्चगामी शिक्षण में आएगा, सक्रिय शिक्षण में आएगा, अनुकूलनात्मक शिक्षण में आएगा, या समस्या परक जो है, समस्या परक शिक्षण में आएगा? तो यहाँ पे आपका क्योंकि चीज़ें अनुकूल बनाई गई हैं ना, आपके अनुकूल बनाई गई हैं, तो अनुकूलनात्मक शिक्षण होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। सी ऑप्शन होगा, अनुकूलनात्मक शिक्षण होगा। पहले चुनौतियाँ दी गई, फिर चुनौती के हिसाब से आपको मदद की गई, और जब आप चीज़ों को समझने लगे तो वो जो आपको सहायता दी गई थी वो वापस ले ली गई। तो ये अनुकूलनात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ये भी आपका 2023 में पूछा गया है। शिक्षक और विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? खासकर इस पेपर में ऐसा होता है कि अगर हम अध्ययन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर इसका देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखकर कि शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है विज्ञान परक जांच, बी ऑप्शन सूचना को स्मरण और आत्मसात करना, सी प्राक्कलनों का परीक्षण, या समस्या हल करना और लेखन गतिविधि विधियों को मतलब करना। तो यहाँ पे जो है आप जब स्मृति विज्ञान से संबंधित है तो स्मृति से ही संबंधित आएगा आंसर, है ना। स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, तो वी ऑप्शन हो जाएगा, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। जो सूचना है उसको, जो चीज़ें सीखी है आपने उनको स्मरण करना, आत्मसात करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। आसानी से आपने देख लिया, स्मरण करना या स्मृति, बात तो एक ही हो जाएगी। शिक्षक छात्रों को जानकारी याद रखने और आत्मसात करने में संलग्न होने के लिए स्मृति रणनीतियों का उपयोग करते हैं। निमोनिक रणनीतियाँ एक विशेष प्रकार की परिवर्तनकारी रणनीतियाँ हैं, क्योंकि वे सीखने के लिए विशिष्ट भाषा लागू करते हैं और कीवर्ड या अक्षरों के साथ सीखी जाने वाली जो जानकारी को जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है अक्षरों के माध्यम से, कीवर्ड के माध्यम से, है ना, उन चीज़ों को जोड़ते हैं, सीखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है। विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावोत्पादकता का उच्च बोध होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों में स्वप्रभावोत्पादकता में वृद्धि नहीं करता? सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन कार्यभार पूरा करने में दैनंदिन सफलता चाहिए, बी ऑप्शन मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंधी चीज़ें हो रही हैं तब वो जो है विद्यार्थी और शिक्षक का अधिक कठोर करेंगे, या फिर अधिक ज्ञानवान सहभागियों से सहायता प्राप्त करेंगे, या फिर परिवेश में दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं करेंगे। तो भाई जब देखिए कब शिक्षक और विद्यार्थी कब और कठोर परिश्रम करते हैं, जब विद्यालय में एग्जाम होते हैं, है ना, तो विद्यालय से संबंधित है, विद्यालय में एग्जाम होते तभी हम लोग टेस्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, होता ही है सभी के साथ। ये चीज़ रिलेट करेगी कि ज़्यादा का पढ़ते हैं और अधिक कठोर परिश्रम करते हैं। हमारे शिक्षक भी कहते हैं अच्छा जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ा है, टेस्ट लेते हैं, है ना, रीटेस्ट लेते हैं। तो वो मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंधित जब हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तभी जो है विद्यार्थी भी और कठिन परिश्रम करते हैं और शिक्षक भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया, 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। पेपर फर्स्ट एक ही चीज़ मांगता है, मतलब है तो सेकंड पेपर में भी वही, लेकिन पेपर फर्स्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। 50 प्रश्न इतने आसान नहीं होते हैं, पता ये 50 प्रश्न में लोग 18 प्रश्न 10 प्रश्न नहीं कर पाते। बहुत ही हाई लेवल की तैयारी करने वाले ही 30+ कर पाते हैं। ठीक है, और 50 प्रश्न है तो कितने कठिन प्रश्न होते हैं, कितने जो है मीडियम में प्रश्न बनाए जाते हैं, किस लेवल के बनाए जाते हैं, सभी लेवल के बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। डीवी जो है एक विद्वान है, इन्होंने स्कूल जो है उनको समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। वही है सेकेंड ऑप्शन,
चोम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। तो इस तरीके से तो विद्वान जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित उनके कथन भी आपको पढ़ने होंगे, ये तो थ्योरी से ही संभव हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला तो सही है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो चोम्स्की का कथन नहीं है, वो भी डीवी का ही है। डीवी ने ही दोनों कथन दिए हैं। इन्होंने डीवी ने ही कहा है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? पेपर फर्स्ट जो है इतना हाई लेवल का होता है, अभी जो है इस लेवल का हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं क्लासेस देना चाहती हूँ आप सभी को, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस लेवल की क्लासेस लाई जाए और इसी टाइप की लाई जाए? क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती हूँ कि आपको थ्योरी पीडीएफ बना के थ्योरी प्रोवाइड करा सकूँ, ऐसा सब कुछ वो अभी संभव नहीं है। बट हाँ, इस तरीके की क्लास में आप सबको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना बोल रही हूँ। अभी लाइव सेशन हो रहा है, कर सकती हूँ तो करा रही हूँ। 1 अक्टूबर से 8 बजे क्लास कर सकती हूँ तो करा सकती हूँ, है ना। सुबह मॉर्निंग में देखते हैं मैनेज होता है। यदि आप लोग अभी देखिए, अभी ये रिकॉर्डिंग क्लास आएगी पेपर फर्स्ट की, यहाँ पे बीच में मैं रोकना चाहूँगी आपको कुछ मिनट के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जुड़िए, हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को क्लास दे रही हूँ, तो बातचीत करेंगे तभी तो होगा, विमर्श करना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फीडबैक देंगे, तो मैं आपको कुछ दिनों बाद लाइव सेशन देने के लिए तैयार हूँ पेपर फर्स्ट का, मॉर्निंग में। ठीक है, जो है PYMCQs हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। रात्रि में हमारी हिंदी साहित्य की क्लास रहेगी, उसको हम मिस नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य, वो मेरी कहते हैं ना, हिंदी साहित्य तो हमारे रोम रोम में बसी है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसकी क्लास कैसे छोड़ सकते हैं। पढ़ाने को तो हम GK सब कुछ पढ़ा सकते हैं, सभी की क्लासेस दे सकते हैं, बट हिंदी साहित्य को ही हम ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, कहते हैं कि उस चीज़ को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल अगर पेपर फर्स्ट की क्लास चाहते हैं आप लोग तो कंटिन्यू रहिए, इन क्लासेस पर फीडबैक देते रहिए। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब हम लाइव पढ़ रहे हो पेपर फर्स्ट को, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह से ही आ गया। देखिए, अभी विमर्श पर बात कर रहे थे, तो सबसे उच्च कोटि का जो चिंतन कौशल है वो कौन सा है? विमर्श है। 34 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 का है प्रश्न ये। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, उच्च कोटि का, तो सी ऑप्शन होगा, विमर्शक स्तर। पढ़ा है बहुत अच्छे से। 3 स्तर है, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, जिसको अवोध भी कहते हैं, विमर्शक स्तर है, विमर्श जिसमें विमर्श डिस्कशन करते हैं, और स्मृति स्तर जो है सबसे निम्न स्तर है, जो रटने पर फोकस करता है कि चीज़ों को रट लो, और अगर ना आया रटा हुआ फिर क्या करोगे। तो हम कहते हैं कि बोध, अवबोध कहता है समझो और चिंतन करो, विमर्श करो, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे तो तीनों ही चीज़ें हमारे काम में है, कि कुछ चीज़ें तो रटनी है, जैसे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में चीज़ें आपको रटनी है, समझनी नहीं है। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। वहीं आपका ICT, कुछ देखिए, कुछ यूनिट हैं जिनको रटना है, कुछ यूनिट हैं जिनको समझना है ना, और कुछ यूनिट हैं जिनको समझना भी है और रटना भी है, ये चीज़। तो यहाँ पे जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है वो विमर्शक स्तर है। अवोध कहता है कि चीज़ों को समझिए। ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़िए, और अगला देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है ये मैच करने के लिए, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। PYMCQ रिपीट होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो आप 21 का जो पेपर है जून का, उसमें 5/1/2022 को भी प्रश्न आया था और 4/1/2022 को भी प्रश्न आया, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें उठाई गई होंगी, तो वो यहाँ पे कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसको हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको पढ़ने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, इसका पूछा गया है 2021 में ही, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डेविड आसवेल ने किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जो हम आप सभी के लिए लेकर आए। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, सिलेबस पर आधारित है, टीचिंग एप्टीट्यूड प्रथम आपकी यूनिट है। हाँ, कुछ विद्यार्थी, कुछ भाई बहन जो हैं कहते हैं कि मैम व्हाट्सएप चैनल बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए जहाँ पर हम लोग जुड़ जाएं, आप जो पढ़ाती हैं वो PDF हमें उपलब्ध करा दें। तो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। हम लोग जो है
डिस्कशन करेंगे। मैं सोच रही हूँ आप सभी के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। मुझे कुछ सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो जल्दी ही मैं आप सभी को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूँगी। जिसको भी कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।